डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ तभी देखें जब आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है। अगर अब तक आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको पहले देखिए और फिर आगे इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज ये वीडियो आपको ऐसे समझ में नहीं आने वाला है। थैंक यू सो मच। हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि कैसे हम न्यू इंस्टांस कीवर्ड का यूज करेंगे जो java.lang.class पैकेज में था। आज हम न्यू इंस्टांस कीवर्ड का न्यू इंस्टांस मेथड, सॉरी, जो मैंने बोला होगा अगर कीवर्ड तो न्यू इंस्टांस मेथड जो है इस बार हम पढ़ने वाले हैं वो न्यू इंस्टांस मेथड का यूज जो java.lang.reflect में पाया जाता है। तो ये जो कंस्ट्रक्टर नाम का एक क्लास होता है, सबसे पहले अपने दिमाग में यही बनाइए कि कंस्ट्रक्टर नाम का एक क्लास होता है। जैसे क्लास नाम का एक क्लास था उसी तरीके से कंस्ट्रक्टर नाम का एक क्लास होता है, उसी तरीके से मेथड्स नाम का एक क्लास होता है, ऑब्जेक्ट नाम का एक क्लास होता है, फील्ड्स नाम का एक क्लास होता है, वगैरह वगैरह। जो उप्स के कॉन्सेप्ट्स हैं उनके नाम पर क्लास का नाम दिया गया है, जावा वालों ने दिया है। तो कंस्ट्रक्टर क्लास एक होता है, पहले ये समझते हैं कहाँ होता है। लैंग पैकेज में, java.lang पैकेज के रिफ्लेक्ट सब पैकेज में, वहाँ पर होता है क्या, कंस्ट्रक्टर क्लास। जी हाँ, बिल्कुल होता है। अगर आपको देखना है तो मैं एक काम करता हूँ, हम लोग फायरफॉक्स खोलते हैं और इसमें जरा हम लोग देख लेते हैं। ओके, चल मैं यहाँ सर्च करता हूँ कंस्ट्रक्टर क्लास इन जावा, देखिए, और इसका डॉक्स खोलूँगा मैं, डॉक्स, ये रहा जावा 8 का डॉक्स। आई होप आप जावा 8 पर यूज कर रहे होंगे। देखिए java.reflect है ना, तो ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन एपीआई का कॉन्सेप्ट जो है वो होगा, बट यहाँ पर मैं रिफ्लेक्शन एपीआई अभी बहुत ज़्यादा टच नहीं करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा क्या, मैं नहीं टच करूँगा रिफ्लेक्शन एपीआई, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना आपको, है ना। तो और वो वैसे अभी यहाँ पर ज़रूरी भी नहीं है, अभी हम लोग को जितना ज़रूरी है उतना पढ़ते हैं, है ना, वो सब पढ़ते रहेंगे। कोर जावा के बाद अपना रिफ्लेक्शन एपीआई, जेवीएम आर्किटेक्चर, जो भी आप पढ़ना है कोर जावा के बाद पढ़िए। अदरवाइज ये स्प्रिंग है, इसको डेडिकेटली स्प्रिंग फ्रेमवर्क का ट्यूटोरियल बनाते हैं। देखिए ये जो है क्लास कंस्ट्रक्टर, ये कहाँ पाया जाता है, java.lang.reflect पैकेज में, ठीक है, गुड, है ना। तो सबसे पहले आप यही दिमाग में लगाइए कि कंस्ट्रक्टर नाम का एक क्लास होता है, ठीक है। तो हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं, हम इसको क्यों सीख रहे हैं, तो आने वाले टाइम में शायद नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आपको सिखाऊंगा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। अभी तक हमने जो डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवाया है उसको कैसे इंजेक्ट करवाया है, सेटर मेथड इंजेक्शन के थ्रू, सेटर मेथड के थ्रू। बट नेक्स्ट टाइम हम कंस्ट्रक्टर से डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवाएंगे। किसका हेल्प लेंगे, कंस्ट्रक्टर का। तो सेटर मेथड में जब ऑब्जेक्ट बनता है, जब ऑब्जेक्ट वहाँ पे इंजेक्ट हो रहा होता है और जब वो प्रोसेस फॉलो हो रहा होता है सेटर मेथड का, ठीक है, तो वहाँ पर जो है जीरो पैरम आर्गुमेंट वाला जो कंस्ट्रक्टर होता है वो यूज हो जाता है। समझ गया, जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहता है, जो जीरो पैराम, जिसमें कोई पैरामीटर्स नहीं होते हैं, जीरो पैरामीटर वाला जो कंस्ट्रक्टर होता है वो यूज हो जाता है कब, जब सेटर मेथड इंजेक्शन कॉल होता है। जब सेटर मेथड कॉल होता है तब, जब वहाँ पर सब कुछ ऑब्जेक्ट बनता है सेटर मेथड के थ्रू, तब जब मतलब इंजेक्ट होता है तब, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो आईओसी कंटेनर बनाता है और जब इंजेक्ट होता है तो उस प्रोसेस में सेटर, ड्यूरिंग सेटर मेथड इंजेक्शन वाले प्रोसेस में, सेटर मेथड इंजेक्शन वाले प्रोसेस में जो जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर है वो यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हमको कंस्ट्रक्टर से इंजेक्ट करवाना होगा डिपेंडेंसी कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो हम कैसे करवाएंगे, रन टाइम पर। और आईओसी कंटेनर कैसे रन टाइम पर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर रहा होगा, तो वो समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है। और ये समझ लेंगे तो वो कभी हम लोग भूलेंगे नहीं, राइट। तो ऐसा सीखते हैं ना हम लोग कि कभी हम लोग भूले ना। तो न्यू इंस्टांस मेथड कहाँ प्रेजेंट है, java.lang.reflect.constructor, कंस्ट्रक्टर के पास न्यू इंस्टांस मेथड प्रेजेंट है। अभी हम लोग सर्च कर लेते हैं न्यू इंस्टांस, देखिए मिल जाएगा कहीं, ये रहा न्यू इंस्टांस, ठीक है, ये रहा।
ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो भी है हमारा, देखिए इनिट आर्ग्स, आर्गूमेंट मांगेगा, कौन सा आर्गूमेंट मैं दूँ, है ना, ये वेरिएबल आर्ग्स होता है, राइट, और ये इतना सारा आपका एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रहा होगा। यूजेस द कंस्ट्रक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट, ये किसको यूज करता है, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट, जो कंस्ट्रक्टर क्लास होता है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसके द्वारा दिखाए गए या दिए गए रिप्रेजेंट किए गए कंस्ट्रक्टर को यूज करके क्या करता है, न्यू यूज टू क्रिएट एंड इनिशियलाइज अ न्यू इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्टर डिक्लेयरिंग क्लास, जिस क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता है। समझ गए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अंडरलाइन कंस्ट्रक्टर इज जीरो, इट्स सप्लाइड इनिशियल पैर जीरो और लॉन्ग। तो समझते हैं थोड़ा सा प्रोसेस से। तो देखिए दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल अगर आपको डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, रन टाइम पर ऑब्जेक्ट बनाना है, और वो भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू, क्योंकि जीरो पैराम कंस्ट्रक्टर तो सेटर मेथड में यूज हो जाता है, राइट। तो हमारे पास हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, कोर जावा का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बना सकते हैं। तो जब हम बना सकते हैं क्लास सी इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले तो मान लेते हैं कि वो हमने एक अलग क्लास में बना दिया है, ठीक है, टेस्ट क्लास में। तो क्लास सी इक्वल टू क्लास डॉट फॉर नेम, ये सब मैंने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियोज़ में बता दिया है, तो पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप उसको देख के आइए फिर ये देखिए। तो क्लास डॉट फॉर नेम ये जो है क्या करता है, डायनामिकली रन टाइम पर क्या ये सी में क्या है, उस टेस्ट का नाम है, उस टेस्ट क्लास का नाम है, ठीक है। ये आर्गूमेंट्स यहाँ पे आप जीरो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये वाली आर्गूमेंट जो है। और एक काम करते हैं, इसमें जीरो ही कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। इसको सेव करते हैं, थोड़ा इसको फिर से प्ले कर लेते हैं इसे, ओके। तो आर्गूमेंट जो है हम इसको देंगे कैसे, ये आर्गूमेंट्स जो लिखा हुआ है टेस्ट, ये जो आर्ग्स जीरो रेड कलर में दिख रहा है, ये कब देंगे हम, इसको देंगे हम कमांड लाइन आर्गूमेंट के थ्रू। और कैसे देंगे इक्लिप्स में, वो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया है, फिर से मैं बताऊँगा, यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। उसके बाद हमें कैसे बनाना है, हमें हेल्प लेना है जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है उसका। तो एक क्लास में कितने भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, सबसे पहली बात। तो टेस्ट क्लास में मान लीजिए कि एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, अब कैसे यूज होगा, तो कंस्ट्रक्टर में एक मेथड होता है, कंस्ट्रक्टर क्लास में एक मेथड होता है गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर। कहाँ ये मेथड होता है, ये मेथड होता है, ये जो कंस्ट्रक्टर क्लास है हमारा, ऊपर में देखिए, ये जो कंस्ट्रक्टर क्लास है इसमें एक मेथड है गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर्स, है ना। गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर्स क्या करता है, देखिए इसका रिटर्न टाइप क्या है, कंस्ट्रक्टर टाइप का अरे रिटर्न टाइप है ना, कि रिटर्न्स एन अरे ऑफ कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्टिंग ऑल द कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड बाय द क्लास रिप्रेजेंटेड बाय दिस क्लास ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो टेस्ट क्लास है इसमें जितने भी कंस्ट्रक्टर होंगे उन सबको एक अरे में बांध करके, अरे में पैक करके गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर मेथड, ये जो गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर मेथड है ये उन अरे को रिटर्न करेगा। कौन से अरे को, जिस अरे में इस सी क्लास का जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेस्ट को। तो इस टेस्ट क्लास में जितने भी कंस्ट्रक्टर हैं, चाहे वो नॉन पैरामीटराइज्ड हो या पैरामीटराइज्ड हो दोनों, तो उनको एक अरे में पैक कर देगा और उस अरे को रिटर्न करता है कौन, यही कंस्ट्रक्टर क्लास का गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर मेथड, राइट। देखिए है ना, गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर मेथड। तो इसका यूज करेंगे तो हमको वो मिल जाएगा, क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा। तो उस क्लास का जब कंस्ट्रक्टर मिलेगा अरे, तो उस अरे में से फिर हम निकाल सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल देखिए यहीं पे कि वो अरे को हमने रख लिया है, तो कंस्ट्रक्टर टाइप में रख लेंगे अरे। स्ट्रिंग अरे को कैसे रखेंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप में। तो कंस्ट्रक्टर अरे को कहाँ रखेंगे, कंस्ट्रक्टर डेटा टाइप में, सिंपल सी बात है। तो वही लिखा हुआ कंस्ट्रक्टर अरे, राइट। अब देखिए इंस्टेंशिएट द क्लास विथ पैरम कंस्ट्रक्टर। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट, अरे है, तो कंस्ट्रक्टर जो अरे है उसमें मान लेते हैं कि वो 0 इंडेक्स पे। आप ये इंडेक्स कैसे पता चलेगा, आप खुद गेस कीजिए, ठीक है, आपको ऐसे ही गेस करना। मान लेते हैं फर्स्ट 0 पे 0 पैराम वाला है और 1 पे हो सकता है 1 या 2 पैराम या 3 पैराम, जो भी आप पैरामीटर
चूज करें नंबर ऑफ पैरामीटर्स, वो वाला कंस्ट्रक्टर है। तो उस पर डॉट लगा कर के न्यू इंस्टेंस कॉल कर देंगे और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का जो पैरामीटर का जो आर्गुमेंट है वो पास कर देंगे। और वो पास करेंगे तो ये क्या करेगा, क्रिएट कर देगा क्या, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट विथ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड रिटर्न्स द इंस्टेंस इन ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के क्लास के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ये जो न्यू इंस्टेंस मेथड है वो इंस्टेंस रिटर्न करेगा, राइट। अब देखते हैं आपको समझ में आया है कि नहीं, और हम लोग जरा कोड करने का प्रैक्टिस करते हैं एक बार फिर से, और लेट्स कोड अगेन, और हम लोग समझते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये लास्ट वाली वीडियो ठीक इसके प्रीवियस वाली वीडियो बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को समझने के लिए। जिन्होंने वो देख रखा है वो इसको आराम से अब समझ रहे होंगे और मेरे साथ होंगे बिल्कुल। तो चलिए, और ओके फाइन, मैं खोल लेता हूँ अपना वर्क स्पेस, आप भी अपना खोल लीजिए। और ठीक है, अभी फ़िलहाल वीडियो को देखिए, देखने के बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा कोडिंग के प्रैक्टिस। पैरेलली मत कीजिए, मेरा रिकमेंडेशन है, प्लीज़ मत कीजिए। अगर आप पैरेलली करते हैं तो फिर कभी कुछ कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे, फिर आपको ध्यान में नहीं रहेगा। तो आप एक एक चीज़ को बारीकी से ऑब्जर्व करें। अगर आपको एक बहुत अच्छा स्प्रिंग बूट डेवलपर बनना है तो पूरे कोर्स को, इस पूरे कोर्स को, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि कैसे हम लोग java.lang.class जो क्लास है उसका हम वो करेंगे यूज करके, और जो न्यू इंस्टेंस मेथड है उसका यूज करके कैसे हम लोग अपना जो डायनामिकली रन टाइम पर क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनवाते हैं, ठीक। और IOC कंटेनर भी कुछ ऐसा ही करता होगा, राइट ना यार। तो IOC कंटेनर यार, जब सेटर इंजेक्शन यूज होता है तो जो जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर है उसका, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो वो कॉल कर लिया। अब जब आप खुद ही कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर रहे हैं, जब खुद ही चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू आपका जो डिपेंडेंसी है वो इंजेक्ट हो, तो ऑब्जेक्ट बनाता तो वो कॉल हो गया। लेकिन जब आप पैरामीटर देंगे ना कुछ, तो पैरामीटर देंगे तो फिर वहाँ पर यूज करना पड़ेगा आपको रिफ्लेक्शन API के कॉन्सेप्ट को, और ये सब रिफ्लेक्शन में ही चलेगा जो अभी चीज़ें होंगी, ठीक है। जो रिफ्लेक्ट इसीलिए लगा हुआ था वहाँ पर, java.lang.reflect.constructor, राइट। तो एक काम करते हैं हम, एक अलग से इसी में टेस्ट में इसमें राइट क्लिक करके एक न्यू क्या बना लेते हैं, क्लास बना लेते हैं, और हम इसका नाम देंगे टेस्टिंग न्यू इंस्टेंस 2, ओके। इसको टेस्टिंग न्यू इंस्टेंस 2 देते हैं, और इस कंपोनेंट में ये जो test.java है इसमें राइट क्लिक करके test2 लिख देते हैं, ओके। test2 लिख देते हैं, और test2 लिखने से ये होगा कि हमको एक और क्लास मिल जाएगा, राइट। टेस्ट क्लास में देखिए अभी तक हमने ये सब लिख रखा था ना, रन टाइम पर हो रहा था तो हमको पता करने के लिए। तो एक काम करते हैं, test2 में आते हैं और यहाँ लिख लेते हैं, और सबसे पहले हम लोग बनाते हैं स्टैटिक ब्लॉक, क्योंकि क्लास लोडिंग टाइम पर स्टैटिक ब्लॉक कॉल हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिखता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ test2 यहाँ पर, और क्या शो करवा देता हूँ स्टैटिक ब्लॉक। इससे ये पता चलेगा कि स्टैटिक ब्लॉक कॉल हो रहा है test2 का। दूसरा, मैं क्या यूज करना चाहता हूँ, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, है ना, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो मुझे एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर चाहिए। पहले मुझे ये बताइए कि क्या इस क्लास में जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है कि नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर कोई जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपका कोर जावा का कॉन्सेप्ट वीक है, आप अच्छे से उसको ठीक कीजिए, ठीक है। साथ साथ में स्प्रिंग पढ़ते पढ़ते उसको भी ठीक कीजिए, ठीक है। नहीं ठीक कीजिएगा दिक्कत होगी आगे, फिर से आप कहीं फंसेंगे, फिर आपको कहीं एरर मिलेगा, फिर आप सोचेंगे कि कैसे कैसे क्या काम हो रहा है, राइट। तो धीरे धीरे करते रहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आपकी तसल्ली के लिए बता दूँ कि यहाँ पर एक जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर मौजूद है जो कंपाइल टाइम पर कंपाइलर इन्वोक कर देता है। वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वो कंस्ट्रक्टर होता है इम्प्लिसिटली। बट आपकी तसल्ली के लिए एक काम करता हूँ मैं ज़ीरो ठीक है यार, क्या हो रहा है यार, जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई यहाँ है, ठीक है। तो ज़ीरो पैरम कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मैं लिख देता हूँ पब्लिक test2, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ साउट ज़ीरो पैरम कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये क्या है, जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर किसका है भाई, तो test2 का,
test2 क्लास का है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे ताकि हमको पता चले। एक बनाता हूँ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और मैं इसमें 2 पैरामीटर लेने की कोशिश करता हूँ। कितने पैरामीटर्स भाई? तो मैं इसमें 2 पैरामीटर्स लेने की कोशिश करता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ भाई पब्लिक test2, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रिंग नेम कॉमा मैं देता हूँ स्ट्रिंग कोर्स, स्टूडेंट नेम यहाँ कर देता हूँ स्टूडेंट नेम, और वो कौन से कोर्स में इनरोल है वो मैं ले लूँगा, ठीक है। अब ये लीजिए मैंने ऐसे कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो स्टूडेंट नेम है और स्ट्रिंग कोर्स है, ठीक है, ये क्या है? ये 2 पैरामीटर हो गए कि नहीं हो गए? कहाँ हो गए? इस कंस्ट्रक्टर के 2 पैरामीटर्स हो गए, राइट। तो जब ये कॉल होगा तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये लिख करके दिखा दे क्या test2 का ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? 2 पैरम कंस्ट्रक्टर, 2 पैरम, तो 2 पैरामीटर्स है ना, तो 2 पैरम कंस्ट्रक्टर्स, इसलिए, ठीक है। तो जब ये 2 पैरामीटर्स है तो मैंने इसको लिख दिया कि 2 पैरम कंस्ट्रक्टर। अब मुझे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किसको यूज करना है? ओ सॉरी, यहाँ पर ब्रैकेट छूट रहा है हमारा, ब्रैकेट नहीं छूटना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ भी गलत हो रहा है थोड़ा सा, ये सिंगल कोटेशन पता नहीं कैसे आ गया है, इसको ऐसे ठीक करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए दिस टाइम हमें क्या यूज करना है? हमें यूज करना है इसको, नॉट इसको, ठीक है। इसको नहीं यूज करना है, हमें किसको यूज करना है? इसको। देखिए इस वक्त इसको ये यूज हो रहा था, है ना, बट दिस टाइम वी हैव टू यूज दिस वन, द कंस्ट्रक्टर, द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वन, राइट। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को यूज करने के लिए सबसे पहले हमको इस क्लास के पैरामीटर्स को अलग निकालना पड़ेगा निचोड़ करके। और वो कैसे निकालेंगे? तो गेट डिक्लेयर्ड नाम का जो मेथड है, ये वाला जो मेथड है हमारा गेट डिक्लेयर्ड नाम का, गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर नाम का, ठीक है, गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर नाम का, गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। तो ये जो गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर्स है हमारा, ओके, ये क्या रिटर्न करेगा? अरे रिटर्न करके देगा किसका? वो क्लास का जो इस जो ये सी क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है उसका, ठीक है, जो ये सी क्लास रिप्रेजेंट करेगा उसका। तो यहाँ हम आ जाते हैं और इस test2 में एक काम करते हैं, टू स्ट्रिंग को भी ओवरराइड कर देते हैं। जब हम कॉल करेंगे तो देखते हैं कि भाई ये जो टू स्ट्रिंग है वो भी चलना चाहिए। तो राइट क्लिक करके मैं एक काम करता हूँ, मैं सोर्स में जाऊँगा और मैं करूँगा जनरेट टू स्ट्रिंग, और जनरेट करके इनहेरिट कर लूँगा, ठीक है, और इसको जनरेट कर देता हूँ। तो एक काम करता हूँ, अभी भी एक प्रॉब्लम हो रही है क्या, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम, हमें एक चीज़ छोड़ दिया है यहाँ, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग और कोर्स, इसको स्टूडेंट नेम कर लीजिए, स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट नेम, यहाँ हो गया स्टूडेंट कोर्स। और इसमें लिख लेते हैं दिस डॉट स्टूडेंट नेम इक्वल टू स्टूडेंट नेम, दिस डॉट कोर्स इक्वल टू कोर्स, ठीक है, जो वो कोर्स की वैल्यू आएगी वहाँ यूज हो जाएगा, राइट। अब लेट्स यूज इट, ओके, हमने ये चलाया, 2 पैरम कंस्ट्रक्टर ये प्रिंट होके आएगा, ठीक है, ये सब होने के बाद, सेट होने के बाद, वैल्यू इनिशियलाइज होने के बाद। तो अब यहाँ पर मैं काम करता हूँ कि भाई रन नॉट रन, मैं जाता हूँ सोर्स में और मैं जनरेट करूँगा टू स्ट्रिंग को और स्टूडेंट नेम और कोर्स के साथ कर लूँगा। तो स्टूडेंट का नाम दिखा देगा और कोर्स का नाम दिखाएगा, कब? जब टू स्ट्रिंग मेथड रन होगा तब, ठीक है। चलिए test2 हमारा रेडी है। इसी क्लास का ऑब्जेक्ट, ये जो test2 क्लास का ऑब्जेक्ट है, रन टाइम पर बनाना है, किसका यूज करके? इसके इस कंस्ट्रक्टर का यूज करके, जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है उसका, 0 पैरम का नहीं यूज करना है, किसको यूज करना है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का। तो ध्यान से समझिए, जब ऑब्जेक्ट कॉल होगा उससे पहले ऑब्जेक्ट मेमोरी में लोड होगा, और मेमोरी में लोड होगा तो हमारा स्टैटिक मेथड कॉल होगा, राइट। और स्टैटिक मेथड कॉल होगा, फिर हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा अगर हम इससे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब, अदरवाइज हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो कब चलेगा? जब इससे ऑब्जेक्ट बनेगा तब डिफ़ॉल्ट चलेगा, और इससे ऑब्जेक्ट बनेगा तब
पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, राइट। तो मुझे तो पैरामीटर वाला ही यूज करना है ना। तो मैं क्या करूँगा, और जब मैं ऑब्जेक्ट को जो रेफरेंस वेरिएबल उसको प्रिंट करूँगा तो टू स्ट्रिंग मिल जाएगा, है ना। यही है हमारा मुद्दा। तो अब आते हैं टेस्टिंग न्यू में, और यहाँ पर हमारा मेन मेथड रहेगा और यहाँ पर हम कोड लिखेंगे क्या भाई। सबसे पहले मुझे तो क्या करना पड़ेगा, क्लास को लोड करवाना पड़ेगा, राइट, क्लास सी में। तो एक काम करता हूँ, क्लास सी इक्वल टू नल कर दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस सी में ऐसे लिखना चाहता हूँ, सी इक्वल टू, और मैं लिखना चाहता हूँ फॉर नेम, क्लास डॉट फॉर नेम, नॉट सिर्फ फॉर नेम, क्लास डॉट फॉर नेम। और यहाँ पर मैं क्या दूंगा, जो भी हमारा क्लास है उसका नाम दूंगा, बट यहाँ पे मैं नहीं देना चाहता, मैं लिख देता हूँ आर्ग्स, और मैं लिखता हूँ इसका इंडेक्स 0, इसके 0 आर्ग्स में दूंगा, ठीक है। अब ये वाली लाइन कहाँ जाएगी, ट्राई ब्लॉक में, क्योंकि हो सकता है ये एक्सेप्शन देगा, तो ट्राई ब्लॉक में। तो ये ट्राई ब्लॉक में गई लाइन, ठीक है, ये लीजिए। अब हमें क्या करना है, पहले तो कैच ब्लॉक इसका लगाते हैं, और जो भी एक्सेप्शन आएगा डायरेक्ट उसके एक्सेप्शन ही प्रिंट कर लेते हैं इस बार, ठीक है, प्रिंट स्टैक ट्रेस। अब समझिए कि ये जो हमारा क्लास सी इक्वल टू नल हो गया, ठीक है। अब क्लास डॉट फॉर नेम है, राइट, वेरी राइट, नॉट प्रॉब्लम एट ऑल। तो सी में क्या है, ये जो क्लास है सी में, इसी का कंस्ट्रक्टर फाइंड करना है ना, किसका, सी का, राइट, सी का। तो जब हमको सी का कंस्ट्रक्टर फाइंड करना है तो देखिए कैसे हम फाइंड कर रहे होंगे, यहाँ पर सी डॉट गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर्स, है ना, सी डॉट गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। हमने ये देखा कि ये गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर्स है, तो इससे उसका ऑब्जेक्ट, इसका कंस्ट्रक्टर निकल जाएगा, जो भी कंस्ट्रक्टर है वो निकल जाएगा, राइट। तो इसका कंस्ट्रक्टर निकलेगा, तो आप आराम से देखिए, यहाँ पर हम आ जाते हैं और लिखते हैं सी डॉट गेट डिक्लेयर्ड, जो भी डिक्लेयर किया हुआ है, डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। और यहाँ पर आपको देना होगा पैरामीटर का टाइप, है ना। तो डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर, बट मैं एक काम करता हूँ, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर आ गया, तो नॉट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर मैं यूज करूँगा कंस्ट्रक्टर्स, और ये रिटर्न करेगा क्या, अरे। तो अरे रिटर्न करेगा, तो एक काम करते हैं, ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर एक अरे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर टाइप का ना रिटर्न करेगा, कंस्ट्रक्टर जो है हमारा रिफ्लेक्ट डॉट कंस्ट्रक्टर, देखिए आ गया। ये इस टाइप का क्या आएगा, एक अरे, कंस्ट्रक्टर्स कॉन इक्वल टू नल, यहाँ फिलहाल नल कर देते हैं। ये बस एक अच्छा प्रैक्टिस है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं और डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो भी आएगा इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। अब इसको दोबारा से हमको ये ब्रैकेट लगाने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ ऊपर में डिक्लेयर कर दिया कि ये कंस्ट्रक्टर क्या है, अरे है भाई। तो डॉट गेट, सी डॉट गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर्स आ गया, कहाँ, इस कंस्ट्रक्टर अरे में। तो मान लेते हैं ऐसा कि भाई MS पेंट खोलते हैं, और डू आई नीड टू एक्सप्लेन वो वाला क्लास जावा डॉट लैंग वाला, अच्छा ठीक है यार, समझा देता हूँ मैं। ये जो सी है, ठीक है, ये सी है, और ये क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है ना, किसका, क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक। और यहाँ पर क्या है, टेस्ट टू एज डेटा ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये क्लास 2 जो है डेटा ऑफ द ऑब्जेक्ट है, राइट। टेस्ट 2 जो लिखा हुआ है वो डेटा ऑफ द ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो क्लास सी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, क्लास सी जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्लास, ये जो सी वेरिएबल है, नॉट क्लास, ये जो सी वेरिएबल है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास के ऑब्जेक्ट को, जहाँ पर टेस्ट2 डेटा है एज अ ऑब्जेक्ट इस क्लास वेरिएबल का, इस सी वेरिएबल का, सॉरी, ठीक है। तो ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट है इसमें टेस्ट2 नाम का जो डेटा है वो है, और इसमें क्लास सी जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सी डॉट, जब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है ना, जब अरे है, यहाँ जब हमने लिखा भाई कि कॉन्स
कॉन्स, ठीक है, कंस्ट्रक्टर का अरे जो निकला था हमारा, कंस्ट्रक्टर कॉन्स अरे इक्वल टू क्या भाई, सी डॉट गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, ये हमने किया। तो जो भी डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर्स हैं वो आ जाएंगे। तो टेस्ट क्लास में मान लीजिए कि ये जो अरे बना वो कुछ इस तरीके का बना, ये जो अरे बना वो कुछ इस तरीके का बना भाई हमारा। ये इसमें हमारा है 0 पैरम कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और यहाँ क्या बना, 2 पैरम कंस्ट्रक्टर। अब जब ऐसे बनेगा तो एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से कट करते हैं ब्रो, कट करके यहाँ पेस्ट करते हैं ब्रो, और यार यहाँ पेस्ट करते हैं ब्रो समझने के लिए। एक काम करो यार, हटाओ इसको हटाओ, मैं फिर से डिज़ाइन कर देता हूँ यार। यहाँ जो हमारा कंस्ट्रक्टर बनेगा कुछ ऐसे बन रहा होगा, है ना, क्योंकि ये अरे में है ना, तो जो भी अरे हमारा आएगा 0 पैरम कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पैरम कंस्ट्रक्टर, राइट, क्योंकि 2 पैरम हमने दिया है, 2 पैरम कंस्ट्रक्टर। ये किसका कंस्ट्रक्टर का अरे है, टेस्ट 2 का, राइट, और ये क्या इंडेक्स हो जाएगा, 0, है ना, ये कौन सा इंडेक्स हुआ, 0, और ये कौन सा इंडेक्स हुआ, 1 मान लेते हैं, ऐसा ये अज्यूम कर लेते हैं, कोई फिक्स नहीं है, बस हम लोग अज्यूम कर लें कि ये 0 है और ये 1 है। 1 पे क्या है, 2 पैरम कंस्ट्रक्टर, तो हमको तो इसी को यूज करना है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा न्यू इंस्टांस मेथड है वो कौन से कंस्ट्रक्टर पर चलाना है, 2 पैरम कंस्ट्रक्टर वाले पर। तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे होंगे कुछ इस तरीके से, देखिए इस तरीके से कि कंस्ट्रक्टर 1, क्योंकि ये इसका इंडेक्स डालेंगे, तो इंडेक्स कौन सा है, कौन सा इंडेक्स है, कॉन्स, ये इंडेक्स, बिना इंडेक्स के तो अरे यूज होगा नहीं, डॉट न्यू इंस्टांस, और जो भी यहाँ पर आर्गुमेंट रहेगा उसका पैरामीटर के बदले वो पास कर देंगे। तो लेट से मैंने पास किया राज, और जो राज है वो पढ़ रहा है हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क, राइट, अब समझ में आएगा आपको। जैसे ही आपने ये किया तो ये क्या रिटर्न करके देगा, ऑब्जेक्ट, इसको मैं ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर लूँगा, ओबीजे, राइट, इक्वल टू लाइक दिस, ठीक है। तो हमारा इस ओबीजे में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, किसका, ऑब्जेक्ट टाइप के इंस्टेंस आ गया ना एक। अब इसको मैं टाइप कास्ट कर लूँगा तो मैं अपने क्लास test2 को यूज कर लूँगा, राइट। अब यहाँ देखिए, अगर सब कुछ सही रहा तो मेरा स्टैटिक ब्लॉक भी चलेगा और कंस्ट्रक्टर 2 भी कॉल होगा, जो कंस्ट्रक्टर है वो। तो ये हमारा तक डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर तक तो आ गया हमारा, राइट। अब हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर का जो पहला इसका जो इंडेक्स है 0 1 इंडेक्स है, उस पर चलाते हैं न्यू इंस्टांस मेथड, और न्यू इंस्टांस मेथड चलाने पर बस यहाँ पर पास कर दीजिए जो भी आपका कंस्ट्रक्टर है वो, जो भी आपका आर्गुमेंट्स है वो। तो आर्गुमेंट्स हमने कंस्ट्रक्टर के कितने पैरामीटर्स लिए हैं, 2 पैरामीटर्स, तो यहाँ भी कितने पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, नॉट पैरामीटर्स में आर्गुमेंट्स होते हैं, तो आर्गुमेंट्स कितने पास करने पड़ेंगे, तो 2। तो राज, रोहन, कुछ भी कर दीजिए, रोहन मैं कर देता हूँ फिर से, और यहाँ लिख देता हूँ भाई जावा, ठीक है। अब मैंने ये लिखा जावा, और ये क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट। तो एक काम करता हूँ मैं, इसको भी ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल में ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल टू नल कर लेता हूँ। अब इस ओबीजे में क्या मैं रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ ओबीजे इक्वल्स नल। ये बस एक स्टैंडर्ड है कि जो भी आपका वेरिएबल होगा नॉन स्टैटिक, उसको आप क्लास के ठीक नीचे, मतलब ऊपर में ही, मेथड के ऊपर में ही हम लोग डिक्लेयर कर लेंगे और बाद में उसको यूज कर लेते हैं, राइट। तो वही मैंने फॉलो किया थोड़ा यहाँ पर, ओके फाइन। तो चलिए ठीक है, ये यूज हो गया। अब इसको पहले तो रन करते हैं। कैसे रन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रन एज क्या जावा एप्लीकेशन करेंगे, नहीं, हम करेंगे रन एज रन कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर, ठीक है। और रन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट आपका अच्छे से सेलेक्ट होना चाहिए। प्रोजेक्ट तो हमारा सेलेक्टेड है, लेकिन मेन क्लास जहाँ मेन मेथड है कहाँ है, टेस्टिंग न्यू इंस्टांस 2 में।
तो क्योंकि 1 वाला में रहेगा तो पुराना वाला रन कर जाएगा। और आर्गूमेंट्स में हमें जा कर के ये सब हटा करके क्या लिखना है, com.coderx अंकित डॉट components डॉट test2 सेकेंड क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये पैरामीटर हमने दे दिया, ठीक है। अब ये हमने आर्गूमेंट दिया, नॉट पैरामीटर, ये हमने आर्गूमेंट दिया, और ये आर्गूमेंट देने के बाद मैं रन करता हूँ। अब जैसे ही मैं रन करूँगा तो क्या आया भाई एरर, ज़रा मैं चेक करता हूँ। स्टैटिक ब्लॉक तो चला, बट यहाँ पर रॉन्ग नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स लिख रहा है। तो ठीक है, यही वाला एक काम करता हूँ मैं, ये जो हमारा नीचे में जो 0th इंडेक्स है उस पे आ जाते हैं, क्योंकि वो तो फिक्स है नहीं कि कौन कहाँ पे जाएगा। तो इसको 0 इंडेक्स पे कर लेते हैं। जो कंस्ट्रक्टर का जो 0 इंडेक्स है उस पर चला के देखते हैं और रन करते हैं। तो दिस टाइम देखिए ये आ गया, क्योंकि मैंने बताया आपको कि भाई ये जो है फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है कि कब यूज होगा। तो इसको हम लोग पलट दे रहे हैं कि भाई 0 जो है ये इधर यूज हो रहा है और ये वाला इधर हो रहा है। तो ये आपको खुद गेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, राइट। तो स्टैटिक ब्लॉक चला और 2 पैरम कंस्ट्रक्टर भी चला। अगर मैं यहाँ पर साउट कर लूँ OBJ को और यहाँ पर रन करूँ फिर से, देखिए क्या स्टूडेंट का नेम रोहन आ गया, क्या कोर्स का नाम जावा आ गया, राइट। तो रन टाइम पर हमारा लोडिंग हो रहा है क्लास, तो स्टैटिक ब्लॉक चला। रन टाइम पर कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग हुई और ऑब्जेक्ट बना, तो ये कंस्ट्रक्टर चला 2 पैरम कंस्ट्रक्टर, राइट, और स्टूडेंट नेम आ गया। समझे। अगर आपको इसी तरीके से 0 पर बनाना होता तो मैं लिख दूंगा 1, और 1 में हमारा वो है विदाउट कंस्ट्रक्टर वाला 0 वाला। तो देखिए अब इसको रन करते हैं तो ये आ जाएगा, देखिए 0 पैरम कंस्ट्रक्टर से। और यहाँ पर नल आएगा, नल आएगा। क्यों नल आया, क्योंकि भाई हमने वहाँ पे कुछ से इनिशियलाइज तो किया नहीं उस कंस्ट्रक्टर में जा कर के, राइट। तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा क्या। और यार यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कुछ, लेट्स से रोहन, ठीक है, और कॉमा, और यहाँ पे मैं डाल दिया लेट्स से जावा और जावा। मैं रन करता हूँ इसको, तो अभी इसको 0 कीजिए फिर से, ठीक है, और ये 0 कीजिए, लीजिए रन कर गया। तो जी 0 इंडेक्स पर जो हमने बनाया कंस्ट्रक्टर वो चला गया, ठीक है। और 1 इंडेक्स पर जो है वो क्या हुआ, 1 इंडेक्स पर जो है वो पहले वाला था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो हमने बनाया, ओके, 0 पैरम कंस्ट्रक्टर वाला। तो ये कॉल करने का क्या मतलब है और इसको सीखने का क्या फ़ायदा है कि भाई क्या IOC कंटेनर जब ऑब्जेक्ट बनाएगा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को कॉल करते हुए, तो क्या ये कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेगा, करेगा ना। ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा होगा। और कैसे कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, जब आप वहाँ पर डिपेंडेंसी ढेर सारा देंगे, जब आप वेरिएबल ढेर सारा देंगे, तो उसको भी आप इनिशियलाइज करवाएंगे और ऐसे ही करवाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन जो है यहाँ पर यूज होगा और वहीं पर यूज होगा। ये जो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में ये प्रोसेस पूरा फॉलो होगा। तो जब वो समझेंगे तो मुझे अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पर, इसलिए ये पढ़ना अभी ज़रूरी है। तो IOC कंटेनर 2 तरीके से आपके क्लास को रन टाइम पर बनाता है। पहला तरीका java.lang.class का जो न्यू इंस्टांस मेथड है उसको यूज करके, दूसरा न्यू इंस्टांस मेथड का यूज करके जो कि प्रेजेंट होता है java.lang.reflect.constructor के पास, राइट। आई होप इतना बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा और कैसे हमने 2 पैरम कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाया और फिर उसको ऑब्जेक्ट बनाया रन टाइम पर, वो भी समझ गए होंगे। सो आई होप बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर आप समझें तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। और क्या ये ब्लैक स्क्रीन जो है यहाँ पर अच्छी लग रही है आपको, या मैं वाइट कर दूँ वापस से। मुझे तो ठीक ठाक लग रहा है इसलिए मैंने ब्लैक कर रखा है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये जो ब्लैक स्क्रीन है सही है या मैं वाइट कर दूं, ठीक है, जो PPT में। तो आगे से मैं सब में वाइट यूज करूँगा, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दूसरा बात, क्या मुझे स्पीड ठीक लग रहा है आपको, या और मैं और स्लो पढ़ाऊँ या तेज़ पढ़ाऊँ, जो भी आप बता सकते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट में जिस तरीके से डिलीवरी ऑफ स्पीच है वो थोड़ा स्लो रखूँ और फास्ट रखूँ, आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए कोडर संकेत। बाय।